नमस्कार, आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान और आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज किस्सा सियासी, यानी सियासत से जुड़े किस्से, यानी जो कुछ हुआ हो, जो हो रहा हो या जो होने की संभावना हो। पिछले कई दिनों से देश में किसान आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन में खालिस्तान शब्द काफी सुनने को मिला। वैसे खालिस्तान शब्द सुनते ही इतना तो हर कोई समझ जाता है कि ये कुछ आतंकवाद से जुड़ा हुआ है, लेकिन वाकई में ये खालिस्तान की प्रॉब्लम क्या है, कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और आज किस हालत में है, आम आदमी ये पूरी कहानी नहीं जानता है। तो आज किस्सा सियासी में आपको खालिस्तान के बारे में बताएंगे। मैं अक्सर कहता हूं कि किस्सा सियासी में मेरी कोशिश रहती है कि हर किस्से को आसान भाषा में बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया जाए। राजस्थान के लोग हथाई का मतलब समझते हैं, बंतड़ का मतलब समझते हैं, तो आप किस्सा सियासी को सियासी बंतड़ या सियासी हथाई भी कह सकते हैं। आज खालिस्तान के मुद्दे पर बंतड़ करेंगे, हथाई करेंगे, चर्चा करेंगे। आपने कई देशों के नाम सुने होंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। उसी तरह खालिस्तान नाम से भी एक देश की मांग हो रही है और ये लोग देश कहां बनाना चाहते हैं? हमारा जो पंजाब वाला एरिया है वहां पर। जब पाकिस्तान बना तभी से खालिस्तान की समस्या खड़ी हो गई थी और खालिस्तान की पूरी कहानी समझने के लिए हमें 1947 में जाना होगा। खालिस शब्द का मतलब होता है पवित्र। खालिस्तान का मतलब पवित्र जगह, जैसे पाक का मतलब भी पवित्र होता है, पाक स्थान पाकिस्तान। और शुरुआत में इसका संबंध पंजाब की एक पार्टी है शिरोमणि अकाली दल, उससे भी रहा है। अब हुआ क्या कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो पंजाब दो हिस्सों में बंट गया। आधा हिस्सा पाकिस्तान की तरफ चला गया और जो हिस्सा पाकिस्तान में रहा वहां जनसंख्या सिखों की ज़्यादा थी। लाहौर उस वक्त पंजाब की राजधानी हुआ करता था। ऐसे में वहां सिखों के साथ बड़े स्तर पर कत्लेआम हुआ। हम जो आज़ादी के बाद कत्लेआम का जिक्र करते हैं वो मोटे तौर पर पंजाब और बंगाल में हुआ था। अब जब पाकिस्तान से हजारों लाखों सिख भारत की तरफ आए और भारत के हिस्से वाले पंजाब में रहने लगे तो उनके अंदर एक डर का माहौल था, क्योंकि पाकिस्तान में उन्होंने बर्बरता का सामना किया था। अब आज के वक्त में तो आप कह सकते हैं कि साहब देश के हर हिस्से में चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, भारतीय कानून, हमारा शासन सबको पर्याप्त सुरक्षा देता है। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ था तब वाकई में एक कन्फ्यूज़न का माहौल था। सिखों को लगता था कि हम मुसलमानों के बीच थे तो उनके साथ में कत्लेआम हुआ। अब अंग्रेज़ गए हैं, भारत में नया राज आया है, क्या पता आगे क्या होगा, क्या फिर वैसे ही हालात पैदा हो जाएंगे। इसी डर की वजह से उन्होंने कहा कि हमें सिख बहुल जो इलाका है उसको अलग कर दो ताकि हम हमारी सुरक्षा खुद कर सकें। और शुरुआत में सीधे तौर पर मांग नहीं उठी थी। अच्छा, एक और बात, उस वक्त जो पंजाब का एरिया था उसमें हरियाणा और हिमाचल प्रदेश भी शामिल थे, ये बाद में अलग हुए हैं। उस वक्त पंजाबी क्षेत्र के लिए शिरोमणि अकाली दल ने कुछ रियायतों की मांग की थी। आप मोटे तौर पर समझ लीजिए कि आज़ादी के साथ जितनी छूट कश्मीर को दी गई थी वैसे ही पंजाब मांग रहा था। जैसे तैसे वक्त आगे बढ़ा, सरकार ने 1956 में भाषा के आधार पर कुछ नए राज्य बनाए, लेकिन उसमें भी पंजाब वाली मांग नहीं मानी गई, क्योंकि सरकार तो भाषा के आधार पर नए राज्य बना रही थी ना, और ये लोग धर्म के आधार पर छूट मांग रहे थे और ये मांग करने वालों की संख्या कम थी तो सरकार ने उसे भी खारिज कर दिया। लेकिन शिरोमणि अकाली दल अपनी डिमांड पर अड़ी रही, डिमांड छोड़ी नहीं। और अकाली दल हमेशा भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग कर रहा था, कभी धर्म के आधार पर नहीं की। और अकाली दल ने अलग देश की मांग नहीं की, सिर्फ यही कहा कि हमारे पंजाब का जो एरिया है उसकी जो नदियां हैं, बांध है, उस पर सिर्फ हमारा अधिकार हो। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि समस्या शुरू कहां से हुई। देश का विभाजन हुआ, पंजाब दो हिस्सों में बंटा, डर के माहौल के बीच ये मांग शुरू हुई। कुछ लोगों ने धर्म के आधार पर की, ज्यादातर लोग भाषा के आधार पर एक क्षेत्र को अलग करने की मांग करने लगे। 1956 तक ये मांग मानी नहीं गई। सरकार का स्टैंड क्लियर था कि जितने अधिकार बाकी राज्यों को है उतने ही आपको मिलेंगे। आखिरकार 1966 में इतनी मांग जरूर मान ली गई कि पंजाबी भाषा वाले इलाके के लिए पंजाब राज्य रहा और हरियाणा और हिमाचल को अलग कर दिया गया। लेकिन खालिस्तान वाली मांग खत्म नहीं हुई। 1970 में भारत के बाहर जो रहने वाले सिख थे, यूके, कनाडा, यूएसए, वहाँ के सिखों ने पैसा इकट्ठा करने के लिए कैंपेन चलाया कि भाई हमें सिखों के लिए अलग देश बनाना है।
उसके लिए पैसों का सपोर्ट चाहिए, यानी खालिस्तान की मांग को ज्यादा हवा भारत से बाहर के सिखों ने दी। फिर थोड़ा वक्त बीता, 1973 में उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया और अपनी डिमांड को फिर से उठाया। इस प्रस्ताव में क्या था कि चंडीगढ़ पूरी तरह से हमें दो, हरियाणा के कुछ इलाके जहां पंजाबी बोली जाती हैं उसे पंजाब में मिलाओ, यानी अभी और इलाका चाहिए। तीसरी बात, पंजाब के मामलों में केंद्र सरकार कम से कम दखल दे। इसके जवाब में उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार ने कहा था कि ये तो देश विरोधी डॉक्यूमेंट है, ये तो हमसे अलग होने की बात कर रहे हैं। और एक बार तो ये पूरा मामला धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद 1975 में इमरजेंसी लग गई, 77 में इमरजेंसी हटी और चुनाव हुए तो पंजाब में शिरोमणि अकाली दल की सरकार बन गई। प्रकाश सिंह बादल वहां के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि डिमांड नहीं मानने की वजह से सिख कांग्रेस से लगातार नाराज होते गए और इमरजेंसी का भी कुछ असर था, एंटी इनकम्बेंसी का माहौल था। अब कांग्रेस के लिए नई चिंता शुरू हो गई कि पंजाब में वो कमजोर हो रही थी। क्यों? क्योंकि सिख अब प्रकाश सिंह बादल के साथ जुड़ रहे थे। इसको रोकने के लिए कांग्रेस ने एक रणनीति तैयार की कि सिखों के अंदर ही उनके धर्म की बात करने वाला कोई नया नेता खड़ा किया जाए जो शिरोमणि अकाली दल का विरोध भी करे, यानी सिख जो एक तरफा अकाली दल के साथ जा रहे थे उन्हें बांटा जाए, अकाली दल की तरफ जाने से सिखों को रोका जाए। तो ऐसा नेता चाहिए जो सिख कट्टरता की बात करता हो, जो सिखों को अपनी ओर खींच सके। पंजाब कांग्रेस के नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री जो थे जैल सिंह ने जरनैल सिंह भिंडरावाला का नाम दिया। हालांकि कुछ लोगों का यह भी दावा है कि 2-3 लोगों का चयन किया गया था, उनको दिल्ली में संजय गांधी से मिलवाया गया, संजय गांधी ने ही भिंडरावाले का सिलेक्शन किया था। खैर जो भी हो, अब भिंडरावाले को कांग्रेस ने पर्दे के पीछे से सपोर्ट किया। जरनैल सिंह भिंडरावाला कट्टर सिख धर्म की पढ़ाई किए हुए 1977 में दमदमी टकसाल का अध्यक्ष बना और उसके बाद उसका निरंकारी सिखों के साथ टकराव शुरू हो गया। असल में सिखों में भी 2 गुट होते हैं। एक का यह मानना है कि हमारे अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह है, दूसरे गुट का मानना है कि अब भी कोई व्यक्ति हमारा गुरु बन सकता है। और यह टकराव इसलिए हो रहा था ताकि सिखों को 2 गुटों में बांटा जा सके। एक गुट का नेता खुद भिंडरावाला बने। 1978 में वैशाखी के दिन जबरदस्त पंजाब में खूनी खेल हुआ था, कई लोगों की मौत हुई थी और यही वो चीज थी जिसकी वजह से कांग्रेस ने उसे और आगे बढ़ाया ताकि अकाली दल को कमजोर कर पंजाब में कांग्रेस फिर से सत्ता में आ सके। अब भिंडरावाला ने दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में गुरुद्वारा प्रबंध कमेटियों में होने वाले चुनावों में भी अपने लोग खड़े करने शुरू किए। कांग्रेस ने पर्दे के पीछे से सपोर्ट दिया, लेकिन वक्त के साथ कांग्रेस का यह दांव उल्टा पड़ने लगा और हालात 1980 से बदलने लगे। दिल्ली में इंदिरा गांधी सत्ता में आई तो पंजाब में अकाली दल को बर्खास्त कर चुनाव कराए, कांग्रेस की सरकार बनी, दरबारा सिंह मुख्यमंत्री बने। अब जाहिर सी बात है भिंडरावाला तो यही सोच रहा था ना कि कांग्रेस मेरे साथ है, कांग्रेस की सरकार है तो मुझे कोई कुछ भी करने से रोक नहीं सकता। लेकिन दरबारा सिंह भिंडरावाले की गतिविधियों से खुश नहीं थी। धीरे धीरे भिंडरावाले की ताकत बढ़ रही थी, उसके साथ अब हथियारों से लैस लोग चलने लगे। कुछ दिनों बाद निरंकारी सिखों के नेता बाबा गुरबचन सिंह की भी हत्या कर दी गई। इसी बीच पंजाब में हिंदी और पंजाबी का झगड़ा बढ़ने लगा। पंजाब केसरी अखबार के संपादक थे लाला जगत नारायण ने हिंदी के पक्ष में लिखा तो भिंडरावाले के लोगों ने उनकी भी हत्या कर दी। लाला जगत नारायण की हत्या के आरोप में भिंडरावाले को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करने से डर रही थी। 2 दिन तक उसे थाने या जेल की बजाय सर्किट हाउस में रखा गया और 2 दिन बाद यह कहकर छोड़ दिया गया कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अब भिंडरावाला के हौसले बढ़ते गए। यहां तक आते आते अकाली दल को भी लगने लगा कि ये तो सिख धर्म की पैरवी के मामले में हमसे भी आगे जा रहा है, तो क्यों न कांग्रेस को रोकने के लिए इसे हमारे साथ ही मिला लिया जाए। अकाली दल और भिंडरावाला ने मिलकर धर्म युद्ध मोर्चा बनाया और इन्होंने मिलकर 10 साल पुराने उस आनंदपुर साहिब प्रस्ताव की बात फिर से उठाने शुरू की। पंजाब में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उसको दबा दिया। अब 1982 में दिल्ली में खेलों का कोई बड़ा इवेंट होने वाला था, एशियन गेम्स, और इसकी जिम्मेदारी खुद राजीव गांधी देख रहे थे क्योंकि ये भारत की नाक का सवाल था। इसी वक्त धर्म युद्ध मोर्चे ने ऐलान किया कि हम अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। तो उनको रोकने के लिए बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दिए गए। पंजाब से हरियाणा में आने वाले हर इंसान की तलाशी ली जाने लगी। कुल मिलाकर भिंडरावाले के साथ सरकार का टकराव लगातार बढ़ता गया।
हिंदुओं और सिखों के बीच हिंसा बढ़ने लगी, कई लोगों की हत्याएं हुई। इसी बीच 1983 में पंजाब के डीआईजी थे एएस अटवाल, वो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने जाते हैं। भिंडरावाले के लोगों ने जब इनको इसका पता चला तो उन्होंने मंदिर की सीढ़ियों पर ही उनकी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनकी डेड बॉडी को वहां से उठा कर ले जाएं। और कहते हैं कि आखिर में चीफ मिनिस्टर दरबारा सिंह ने भिंडरावाले से बात की, तब जाकर डेड बॉडी उठाने दी। पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है डीआईजी, लेकिन उसकी हत्या के बावजूद दिल्ली की इंदिरा गांधी सरकार या पंजाब सरकार ने भिंडरावाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। भिंडरावाले के और हौसले बढ़ने लगे, वो धीरे धीरे स्वर्ण मंदिर में ही रहने लगा, वहां हथियार जमा होने लगे। लेकिन हालात ज्यादा बिगड़ने लगे तो पंजाब सरकार को केंद्र सरकार ने बर्खास्त कर दिया और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया। और यहां तक आते आते कांग्रेस को यह समझ में आ गया कि जेल सिंह और संजय गांधी की जो स्कीम थी वो फेल हो चुकी है और भिंडरावाले हाथों से निकल चुका है। सीमा पार के दुश्मनों से भी उसके संबंध हो गए हैं। कहते हैं कि जो दूध की टंकियां होती हैं उसमें और अनाज की बोरियों में छिपाकर हथियार स्वर्ण मंदिर में जमा होने लगे, क्योंकि भिंडरावाले भी समझ चुका था कि अब टकराव होना तय है। इंदिरा गांधी भी ये समझ चुकी थी कि मामला कितना गंभीर होता जा रहा है। इंदिरा सरकार की ओर से एक शांति समझौता भेजा गया। इसमें अकाली दल वाले तो ये शांति समझौते पर मान गए, लेकिन भिंडरावाले नहीं माना। मतलब अब अकाली दल भिंडरावाले से अलग हो गया। लेकिन यहां से हिंसा और बढ़ने लगी। 1984 के शुरुआत में सैकड़ों लोगों की हत्याएं कर दी गई। धीरे धीरे हिंसा का दायरा पूरे पंजाब में फैलने लगा। इसी बीच भिंडरावाले खुद अकाल तख्त पर बैठ गया। अकाल तख्त अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में एक धार्मिक तख्त था। तख्त का मतलब बैठने की गद्दी, कुर्सी। और वो इसलिए बैठा क्योंकि वो जानता था कि मंदिर पर पुलिस अटैक नहीं करेगी। मंदिर में कार्रवाई होती भी है तो अकाल तख्त सबसे सुरक्षित है, जिस पर सरकार या पुलिस अटैक करने की सोच भी नहीं सकती। जब हालात बिगड़ने लगे तो केंद्र सरकार ने पंजाब में 1 जून 1984 को कर्फ्यू लगा दिया गया। फोन लाइन पूरी तरह से बंद कर दी गई, पंजाब के बॉर्डर सील कर दिए गए, न कोई खबर बाहर आए, न बाहर से कोई खबर अंदर जाए। जो पत्रकार थे उनको भी बस में बिठाकर अमृतसर से बाहर लाया गया। रेल सेवाएं रोक दी गई, हाईवे ब्लॉक कर दिए गए और 1 जून से आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स ने पंजाब के अलग अलग शहरों में आगे बढ़ना शुरू किया। हालांकि इस वक्त भी इंदिरा गांधी ने रेडियो पर देश को संबोधित करते हुए कहा कि हम शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। लेकिन असल में इंदिरा गांधी भी जानती थी कि अब बात बनने वाली नहीं है और आर्मी अपने ऑपरेशन की तैयारी कर रही थी। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार और तैयारी शुरू हुई कि जो हरमिंदर साहिब के अंदर आतंकी छिपे हुए हैं उन्हें मारना या पकड़ना। और अकाल तख्त से भिंडरावाला आतंकियों का मोर्चा संभाले हुए था। अब क्या हुआ कि 1 तारीख को ऑपरेशन शुरू हुआ। अब 3 तारीख को सिखों के गुरु अर्जुन देव की जयंती थी, तो मंदिर में आम दिनों की तुलना में ज्यादा लोग पहुंचे। भिंडरावाले के लोगों ने इन सबको बंधक बना दिया ताकि आर्मी पर दबाव बनाया जाए, डराया जाए कि अगर कोई कार्रवाई होती है तो इन लोगों को मार दिया जाएगा। बाहर से आर्मी लगातार स्पीकर पर बोल रही थी कि जो भी लोग अंदर गए हैं वो बाहर आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंडियन आर्मी की कमान संभाले हुए थे उस वक्त कुलदीप सिंह बरार और सामने भिंडरावाले के लोग भी कमजोर नहीं थे, सब ट्रेंड लोग थे। इसकी एक वजह यह भी थी कि उनको मेजर जनरल शाहबेग सिंह ने ट्रेनिंग दी थी। शाहबेग सिंह जो पहले इंडियन आर्मी में ही थे और बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी को भी उन्होंने ही ट्रेनिंग दी थी, वो भी रिटायरमेंट के बाद भिंडरावाले से मिल गए। खैर जैसे तैसे 3 तारीख निकली, 4 तारीख निकली, 5 तारीख का दिन निकला और 5 तारीख की शाम मुख्य लड़ाई शुरू हुई। शुरुआत में इस लड़ाई में आर्मी को नुकसान हुआ, क्योंकि आर्मी को पहले लगा कि कुछ लोग ही अंदर छिपे हुए हैं जिन्हें हम घुसकर मार देंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वो लोग पूरी तरह से ट्रेंड हैं, उनके पास हथियार है, एंटी टैंक गन्स है, मशीन गन्स है, रॉकेट लॉन्चर है और स्नाइपर थे उनके पास में। और आखिरकार 6 तारीख को मेजर जनरल कुलदीप बरार ने बड़ा फैसला लिया और आर्मी के टैंक बुलाए गए और अकाल तख्त पर अटैक किया। और इसमें आखिरकार भिंडरावाला मारा गया, उसके 500 आतंकी मारे गए, अकाल तख्त को भी काफ़ी नुकसान हुआ, लाइब्रेरी में आग लगी जिससे सिखों के धार्मिक ग्रंथ जल गए। अब भिंडरावाला को खत्म करने के बाद आर्मी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार का दूसरा फेज शुरू किया और पंजाब के ग्रामीण इलाकों में जहां जहां आतंकी छुपे हुए थे उन्हें खत्म किया गया।
वैसे भिंडरावाले के खत्म होने के बाद खालिस्तान की कमर टूट गई, लेकिन पूरी तरह से ये कभी खत्म नहीं हुआ। 1985 में अकाली दल ने राजीव गांधी सरकार के साथ एक शांति समझौता किया तो गुस्साए खालिस्तानियों ने अकाली दल के नेता हरचंद सिंह लोंगेवाल की हत्या कर दी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के वक्त जो आर्मी के चीफ थे एएस वैद्य, उनकी भी 1986 में हत्या कर दी गई। और जिन्होंने अमृतसर में ऑपरेशन का पूरी तरह से जो नेतृत्व संभाला था, कुलदीप बरार, उनको आज भी सीक्रेट स्थान पर रखा जाता है। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ रहते हैं। 2-4 साल बाद ही, यानी कि 1984 की जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था, उसके 2-4 साल बाद पंजाब पुलिस ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया और काफ़ी हद तक खालिस्तान का बचा खुसा असर भी खत्म कर दिया। लेकिन भारत से बाहर जो खालिस्तान समर्थक लोग थे, वो आज भी पंजाब में इसकी संभावनाएं तलाशते रहते हैं और खत्म हो चुके खालिस्तान के बीज कभी भी फिर से फूट सकते हैं। इसलिए भारत सरकार भी पंजाब के मामलों को लेकर हमेशा संवेदनशील रहती है, क्योंकि पंजाब में कोई भी प्रदर्शन हो, खालिस्तान समर्थक लोग उसमें अपने लिए संभावनाएं तलाशने लग जाते हैं। उम्मीद है खालिस्तान क्या है, अब किस स्थिति में है, ये आप समझ गए होंगे। किसान आंदोलन में खालिस्तान को लेकर हो रही अलग अलग चर्चाओं पर आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइए। मिलेंगे किस्सा सियासी के अगले एपिसोड में किसी और सियासी मुद्दे के साथ, सियासी किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।